हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे RO ARO 2023-24 जो आगामी RO ARO समीक्षा अधिकारी की जो भर्ती होने वाली है उसमें जो है जीएस का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जैसे लोक सेवा आयोग का सिलेबस देखते हो RO ARO का, तो उसमें 2 पेपर होते हैं प्री एग्ज़ाम में, जीएस सामान्य अध्ययन और हिंदी। तो हम अपने चैनल के द्वारा जो है हिंदी और जीएस की आपको जो है मैं प्रॉपर क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। और जो आज की हमारी क्लास होगी वो पूरी जीएस पर आधारित होगी। और जीएस के भी अलग अलग सेगमेंट है, जैसे देख लेते हैं। जैसे RO ARO के अंदर हम जीएस का जो पहला पेपर होता है, फर्स्ट पेपर 1, इसमें 140 क्वेश्चन रहते हैं। और दूसरा पेपर जो होता है सेकेंड, वो होता है हिंदी, जनरल हिंदी सेकेंड पेपर 2। और ये इसके अंदर 60 क्वेश्चन रहते हैं। तो दोनों को मिलाकर जो है 200 मार्क्स का रहता है एग्ज़ाम, 200 मार्क्स, 200। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा और 200 नंबर का अधिकतम ये पेपर रहता है। इसका प्री एग्ज़ाम जो होता है, प्री एग्ज़ाम। और इसकी जो कट ऑफ है लगभग, अगर आप लगभग 120 से लेकर 130 के आसपास जो है अगर आप जीएस में स्कोर कर लेते हो तो जो है आपका प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। और ये कट ऑफ जो है इसमें हिंदी के जो नंबर रहते हैं वो साथ में मिलकर, और जीएस और हिंदी इन दोनों को मिलाकर जो है अगर आपका स्कोर 120 से 130 के बीच में रहेगा तो आराम से पेपर का जो है प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद फिर इसमें मुख्य परीक्षा होती है, जिसमें भी सेम जीएस और हिंदी और साथ में निबंध का पेपर एक और होता है। और इस परीक्षा की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके अंदर कोई भी इंटरव्यू नहीं है। तो जो सबसे मेन रोल है जो आपका निर्धारण करता है कट ऑफ का, वो जीएस है, साथ में हिंदी भी है। तो हम आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कशन करेंगे मेनली जीएस पर, और बाद में मैं हिंदी की भी आपको क्लासें प्रोवाइड कराऊँगा। तो देखिए, जैसे जीएस में हम क्या शुरू करते हैं, इसके अलग अलग सेगमेंट से मैं उन पर थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे जीएस के अंदर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, और इसमें हमें ज्योग्राफी पढ़नी है, इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस के रहते हैं इसमें। इसके भी 3 सेक्शन रहते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो। सबसे ज़्यादा जो आयोग का जोर रहता है वो बायो के क्वेश्चन पर रहता है, मेनली बायो के क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। और साथ में यूपी स्पेशल रहेगा, और साथ में करंट अफेयर की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है इस एग्ज़ाम के अंदर। तो इन सब से जो मिलकर जो है आपको 140 क्वेश्चन बनेंगे। और एक चीज़ और है, इसमें पॉलिटी भी आती है, पॉलिटी का भी सेगमेंट रहेगा। तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर जो है जीएस का पूरा पेपर बनता है। तो इनमें से जो मेनली अगर आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और पॉलिटी और यूपी स्पेशल या करंट अफेयर, इनका ज़्यादा अहम योगदान है। अगर आपकी इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, या आपकी जो है यूपी स्पेशल के क्वेश्चन जो है 2-4 क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेनली अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी हो गई, ज्योग्राफी अच्छी हो गई, और इन्वायरमेंट और करंट अफेयर और पॉलिटी, अगर आपके 3-4 सब्जेक्ट भी अच्छे हो जाते हैं तो मेरा मानना है कि आपका जो है जीएस में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो आज की वीडियो होगी इसमें हम मेनली बात करेंगे हिस्ट्री, इतिहास के ऊपर मैं बात करूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास, हिस्ट्री को मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करा दूँ कि हिस्ट्री जो है हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। देखिए, हिस्ट्री को जो है पढ़ने के अध्ययन क्रम में जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं प्राचीन भारत, मध्यकाल, और तीसरा जो है आधुनिक भारत का इतिहास। इसके 3 सेक्शन रहते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकाल, आधुनिक भारत।
तो जो हमारा चैनल है इसके द्वारा जो है मेरा ये प्रयास रहेगा कि जैसे RO का जो एग्ज़ाम होगा ये लगभग मान के चलो कि आपका दिसंबर या जनवरी के आसपास होगा, तो उससे पहले हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो है आपको GS का पूरा सिलेबस जो है हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएं। तो ये देखिए आप, जैसे इसमें प्राचीन भारत, मध्यकाल और आधुनिक भारत, 3 सेक्शनों में हम पढ़ते हैं। प्राचीन भारत, मध्यकाल, मेडिवल इंडिया और आधुनिक भारत का इतिहास। थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ आपको। आप ये देखिए प्राचीन भारत, अगर हम प्राचीन भारत की बात करें, सबसे पहले प्राचीन भारत में जो है आप, हम सबसे पहले यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा एक चित्र के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ इसको। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था वो 2550 BC से लेकर 1750 BC तक माना जाता है। 2550 से लेकर 1750 BC। BC को हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। और एक शब्द आपको टर्मिनोलॉजी मिलेगी AD, इसका मतलब होता है ईसवी। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हो सकता है कि कुछ बच्चों को जो है इसमें भी प्रॉब्लम हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ईसा पूर्व और ईसवी ये कैसे निर्धारित की गई। जैसे अगर हम उदाहरण से समझें कि जैसे वर्तमान में जैसे 2023 ईस्वी, फिलहाल हम पढ़ते हैं 2023 ईस्वी या AD। तो इससे पहले जैसे 2000 भी रहा होगा, अगर उस समय और बैक बजाए 500, तो ऐसे करते हैं 0 ईस्वी। और 0 से भी जैसे अगर हम बैक जाते हैं 100, 200 या 500, इससे तो इनको बोलते हैं BC। मतलब जो 0 यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह के जन्म को जो है सभी विश्व ने मिलकर जो है 0 शताब्दी घोषित किया। तो इसको बोलते हैं आफ्टर ईसा मसीह, और ईसा मसीह से पूर्व और ईसा मसीह के बाद का समय, मतलब इससे पूर्व का समय ईसा पूर्व बोलते हैं, और जो इनके बाद का उसको बोलते हैं ईस्वी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा काल निर्धारण। तो हम बात कर रहे थे इसी प्रकार जो है सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो समय पीरियड है वो 1750 BC तक है, मतलब ईसा पूर्व में है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैं 2-3 कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी ये? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब होता है एक ऐसी सभ्यता जिसके अंदर कांस्य जो धातु है उसका बहुत ज़्यादा रोल था। कांस्य पीतल और जस्ते से मिलकर बनता है कांस्य। तो कांस्य के बर्तन यहाँ पे जो मर्दभांड हमें प्राप्त हुए हैं वो कांस्य युगीन सभ्यता से मिलते हैं। फिर नेक्स्ट जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी? नगरीय सभ्यता थी। इसमें बड़े बड़े टाउन्स मिलते हैं, सिटी। यहाँ के जो मुख्य 7 शहर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, उनको जो है नगर का दर्जा दिया गया है। वे महानगर थे उस समय। और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मेनली एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें बड़े बड़े हमें महानगर मिलते हैं 7। जैसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तीसरा बड़ा शहर था जैसे कि धोलावीरा, कालीबंगा। इस तरह जो है इसमें टोटल 7 शहर बड़े बड़े मिलते हैं हमें। एक राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी 5वां शहर था, बड़ा 5वां। इस तरह कुल मिलाकर जो है 7 बड़े महानगरों को संज्ञा दी गई है। तो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक नगरीय सभ्यता थी। तीसरी बात क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता
जो है एक मात्र प्रधान सभ्यता थी। मात्र प्रधान मतलब यहाँ में मातृ देवी की पूजा करते थे लोग, और प्रकृति नेचर की पूजा करते थे, और मातृ देवी या धरती को जो है भारत जो धरती है उसको जो है माता के रूप में देखते थे। तो मातृ प्रधान थी और यहाँ पर जो है देवी का दर्जा मिला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी लिपि जो मिली है हमें, लिपि, इसके अंदर जो लिपि पाई गई है वो चित्रात्मक शैली में मिली है। चित्रात्मक शैली किस तरह की है? चित्रात्मक शैली है, और जो आज तक पढ़ी नहीं गई है, जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो शैली है वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। मेनली ये वाली चित्रात्मक प्रकार की शैली है। चित्रात्मक मतलब शैली किस तरह की थी, यहाँ पर जो है मैं आपको बताता हूँ, ऐसे चित्र समझो। जो यहाँ की शैली थी वो किसी न किसी आकृति, जैसे मछली का नुमा आकृति के रूप में या किसी एक विशेष डिजाइन में इन्होंने निर्मित की हुई थी, और उसके ऊपर कुछ अलंकृत किया हुआ था। तो इस तरह चित्रात्मक थी, भावात्मक प्रकार की शैली थी, जिसको जो है अब तक कोई भी नहीं पढ़ पाया। ठीक है दोस्तों, फिर और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं हम। तीसरी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट, हड़प्पा। हड़प्पा जो है पहला स्थल था जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर खोजा गया। हड़प्पा फिलहाल जो है पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान। हड़प्पा को जो है सबसे पहला स्थल जो है हड़प्पा, इसी के नाम पर जो है इस संस्कृति का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोलते हैं। दयाराम साहनी ने जो है 1921 ईस्वी में जो है इस शहर की खोज की थी, हड़प्पा की, इस संस्कृति को खोजा, और इसी के नाम ये इसका प्रारूप स्थल भी बोलते हैं, इसको प्रारूप स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का ये प्रारूप स्थल था, और इसी स्थल के नाम पर जो है इस सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले खोजा हुआ स्थल था ये, फिलहाल जो है पाकिस्तान के अंदर है। और इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, इसको मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं। तो देखिए अभी हम इसको एक चित्र के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इस सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया। आप सबसे पहले ये चित्र देखिए, यहाँ पर मैं एक रफ चित्र बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये इंडिया का मैप है, इस तरह आप मानिए। मतलब एक रफ सिर्फ मैं समझाने के पर्पज़ से जो है आपको चित्र बना के दिखा रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल उस समय का जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय का जो भारत था वो इस तरह का था। मतलब जो इसका आकार इस तरह था। ये यहाँ पर अफ़गानिस्तान वाला एरिया, अफ़गानिस्तान वाला जो एरिया था, और ये पाकिस्तान, पाकिस्तान वाला पूरा एरिया, और ये इंडिया। ये सारे उस समय जो है भारतीय महाद्वीप के अंदर ही था ये क्षेत्र, क्योंकि पाकिस्तान का जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद भारत और पाकिस्तान जो अलग देश बने। लेकिन उससे पहले जब उस समय हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता, भारत और पाकिस्तान वाला जो एरिया, अफ़गानिस्तान वाला जो है, ये सब जो है एक ही भारतीय महाद्वीप के अंदर आते थे। ठीक है दोस्तों, फिर एक चीज़ और समझिए, भारतीय जो महाद्वीप है, इसके पूर्व में जो इधर है बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है।
और इधर है अरब सागर, अरब सागर, और ये बंगाल की खाड़ी है। इधर कौन सा देश है? भारत के जस्ट उत्तर में नेपाल, यहाँ पर तिब्बत है, तिब्बत। और ये उंगली की तरह निकला हुआ जो हिस्सा है भारत का सिक्किम राज्य है, ये उंगली की तरह आपको उभरा हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे बांग्लादेश, बांग्लादेश का जो क्षेत्र है वो है, और इधर म्यांमार, ठीक है। और जस्ट इसके ऊपर जो है यहाँ पे जो ये क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं तिब्बत का पठार, यहाँ पे तिब्बत का पठार है। और जस्ट ये चीन के अंडर में है, चीन का अधिशासी क्षेत्र है अभी तिब्बत। तिब्बत का जो पठार है वो दुनिया का सबसे बड़ा पठार है हिमालय के ऊपर, जिसको हम पामीर का पठार भी बोलते हैं। द रूफ ऑफ एशिया, एशिया की छत। तो ये तिब्बत का पठार है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, चाइना के अंदर है, चीन, चीन का एक अधिशासी क्षेत्र है तिब्बत वाला जो क्षेत्र है। सॉरी, यहाँ पे जो देश है ये भूटान है, भूटान, ये है भूटान। और तिब्बत वाला एरिया जो है ये वाला है। देखो तिब्बत के अंदर यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है, आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे एक झील है। आप चित्र को ध्यान से देखते रहिए, मैं जो बनाऊंगा आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। इस झील का नाम है राक्षस ताल, इसको राक्षस ताल झील भी बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम एक और है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। जो हम भारत सरकार मानसरोवर यात्रा चलाती है हर साल यात्रियों के लिए, पर्यटकों के लिए, तो लोग यहीं पे जाते हैं। तो राक्षस ताल या तो यहाँ से जो है मुख्यतः मानसरोवर झील से जो है 3 नदियों का उद्गम होता है, 3 अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। आपको ध्यान देना है, ये पॉइंट मैं बना रहा हूँ ब्लैक कलर के, यहाँ से 3 अंतर्राष्ट्रीय नदियों का उद्गम है। देखो सबसे पहले जो है इधर पश्चिम दिशा में एक नदी बहती है और भारत के जम्मू कश्मीर से होते हुए ऐसे बहती हुई, और ये चली जाती है मिड पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में चली जाती है, और ऐसे अपना जल जो है गिराती है कहाँ पे? अरब सागर के अंदर अपना जल गिराती है। और ये नदी का नाम है सिंधु नदी, सिंधु नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी है, 3 देशों से गुजरती है। जैसे देखो चीन, तिब्बत वाला जो क्षेत्र है, भारत और पाकिस्तान। कोई भी नदी अगर भारत या किसी भी दूसरे देश में प्रवेश करती है उसको अंतर्राष्ट्रीय नदी बोलते हैं। इसी प्रकार जो ये राक्षस ताल जो झील है मानसरोवर लेक, इससे मैंने बताया जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है अंतर्राष्ट्रीय नदी वो निकलती है, और इस तरह भारत से प्रवेश करने के बाद फिर ये मिल जाती है सिंधु नदी में ही अपना जल गिराती है। और इस नदी का नाम है सतलुज। कौन सी है दोस्तों? ये सतलुज नदी। फिर एक तीसरी नदी है जो यहाँ से पूर्व दिशा में ऐसे बहती है और यहाँ से टर्न ओवर करती है भारत में, यहाँ से प्रवेश कर जाती है अरुणाचल प्रदेश में होते हुए असम घाटी में, और असम घाटी में प्रवेश करते हुए फिर ये यहाँ से अचानक दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में चली जाती है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी जो है यहीं से है, मानसरोवर झील से। तो मैंने आपको 3 नदियाँ बताई, सिंधु नदी, दूसरी सतलुज नदी और तीसरी जो है ब्रह्मपुत्र नदी। तीनों का उद्गम कहाँ से है? मानसरोवर झील से है। तो सिंधु नदी जो ये है पाकिस्तान की, इसको लाइफ लाइन भी बोलते हैं सिंधु नदी को, ठीक है। तो जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसी की जो घाटी थी, सिंधु नदी की जो घाटी वाला एरिया था ये, इसी के अंदर सबसे पहले सभ्यता पनपी। इस वाले क्षेत्र में आपको ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, सिंधु नदी घाटी क्षेत्र, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा? सिंधु नदी घाटी सभ्यता। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी के पास ही सबसे पहले सभ्यता पनपी। और बाद में जब इसका पतन हुआ, आर्यों का आगमन होता है 1500 BC के आसपास, मध्य एशियाई जो क्षेत्र है वहाँ से इतिहासकार मानते हैं कि आर्य जो है भारत में प्रवेश किया,
जो है उन्होंने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। लेकिन अनेक इतिहासकारों के अनेक अलग अलग मत हैं। कुछ कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भूस्खलन हुआ यहाँ पे, कुछ कहते हैं कि सिंधु नदी में बाढ़ आई, कुछ मलेरिया का प्रकोप हुआ, कुछ बोलते हैं कि सूखे के कारण, कुछ भूकंप भी इसका कारण बताते हैं इतिहासकार। मतलब अनेक इतिहासकारों के इस बात को कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे नष्ट हुई, इसको लेकर अलग अलग मत है। तो हमें समझना है कि सबसे पहले जो ये नदी घाटी पनपी, इस जो जगह का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि सिंधु नदी घाटी के आसपास का जो क्षेत्र था उसमें ये पनपी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। उस समय की 3 मुख्य प्राचीन सभ्यता है, जैसे मिस्र घाटी, जो मिस्र देश है अफ्रीका के अंदर, वहाँ पर नील नदी बहती है, तो नील नदी की घाटी में भी एक सभ्यता पनपी जिसको मिस्र की सभ्यता बोलते हैं। इसी प्रकार मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, ईरान इराक वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे 2 नदियाँ हैं, दजला और फरात, उनमें एक सभ्यता पनपी जिसको जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता भी बोलते हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या नील नदी की सभ्यता हो या सिंधु घाटी सभ्यता हो, ये सब जो है समकालीन है, मतलब एक ही टाइम पीरियड की सभ्यता रही है। लेकिन इनमें भी जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता ही मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इस चित्र के माध्यम से। इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर मैं आगे का पॉइंट आपको समझाता हूँ। देखिए, मैंने बताया था कि अभी सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, या इसको हम हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं। इसका जो समय था मैंने बताया 2550 BC से लेकर 1750 BC। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट संस्कृति, जैसे ही 1500 BC के आसपास जो है इस सभ्यता का अंत हुआ यहाँ पे, तो हम भारतीय पटल पे एक नई संस्कृति देखते हैं जिसको हम बोलते हैं वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता या संस्कृति। वैसे सभ्यता और संस्कृति अलग अलग शब्द हैं, तो उसको हम जो है वैदिक संस्कृति कहेंगे, या सभ्यता भी हम उसको बोल सकते हैं। तो 1500 BC के आसपास जो है जब इसका पतन हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, मैंने इसके भी एक बताया कि अनेक इतिहासकारों के इसके पतन को लेकर जो है अलग अलग मत हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। मलेरिया के कारण कुछ कहते हैं, मैंने भी बताया। तो जो ये वैदिक सभ्यता थी हमारी, इसको भी जो है इतिहासकारों ने अध्ययन की दृष्टि के लिए 2 भागों में बांटा है, और जिसका समय पीरियड है वो 1500 BC से 1000 BC तक मानते हैं। कितना? 1000 BC। अगर हम इसको 2 भाग में पढ़ें, ऐसे मान लो आप, 1000 से 1500 से लेकर 1000 BC तक, इसको बोलते हैं ऋग्वेदिक काल। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऋग्वेदिक काल। और इसके बाद फिर 1000 से लेकर अगर हम बात करते हैं 600 BC, 1000 से 600 BC तक, इसको हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ये वाला जो समय था उत्तर वैदिक काल, और ये था ऋग्वेदिक काल। यहाँ पे जो है देखो, भारत के अंदर जो है आर्यों का आगमन हुआ, आर्यों का आगमन। आर्यों का आगमन लगभग हम मानते हैं 1500 BC के आसपास भारत में हुआ, और उन्होंने एक नई संस्कृति को जन्म दिया जिसका नाम था वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति हम इसको कहते हैं। तो हम इसको समझ लेते हैं। देखो थोड़ा सा, ये वैदिक सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी, इस पर भी हम बात करता हूँ थोड़ा। देखिए, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या अंतर था मेनली। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय मतलब ये शहरी थी। और जो हमारी ऋग्वेदिक या वैदिक संस्कृति थी, वैदिक सभ्यता, ये पूर्णतः कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ये मूल अंतर इनमें ये था कि ग्रामीण सभ्यता थी और ये शहरी सभ्यता थी।
ये नगरीय सभ्यता थी और ये ग्रामीण सभ्यता थी। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। ये कैसी थी? ग्रामीण, और ये नगरीय थी। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए यहाँ की सभ्यता के बारे में हम बात करते हैं। जो वैदिक समाज था या वैदिक संस्कृति थी, इसके अंदर लोग जो है वो छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। जैसे ये कबीला हुआ है, एक कबीला, लोग क्या में रहते थे? छोटे छोटे कबीलों के अंदर रहते थे, और जिनको जन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जन। छोटे छोटे कबीलों में रहते थे ये लोग, और यहाँ का जीवन कैसा था? ग्रामीण संस्कृति थी, और ये घुमक्कड़ जीवन जीते थे। कैसा? घुमक्कड़ टाइप का। पशुचारण पर आधारित जीवन था इनका, पशुपालन मुख्य पेशा था, पशुचारण पर आधारित संस्कृति थी ये। कैसी? पशुचारण पर आधारित संस्कृति थी। और जो जन थे ये, इनके लिए जो है सबसे मूल्यवान वस्तु क्या थी? मतलब ये एक तरह निर्वाह मूलक जीवन जीते थे। निर्वाह मूलक, निर्वाह मूलक जीवन किसको बोलते हैं हम? मतलब ऐसा जीवन जिसमें सिर्फ जीवन का गुजर बसर हो, मतलब जिसमें जो है अधिशेष से कुछ ना बचे। मतलब जितना खाना है इतना ही कमाना है, जितना कमाना है इतना ही खाना है। मतलब कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा इनकम नहीं, कि बस जो आज खाया, जो जहाँ मिला वो खा लिया, तो उसको बोलते हैं निर्वाह मूलक जीवन। तो एक ऐसा जीवन था इनका वैदिक संस्कृति में, निर्वाह मूलक टाइप का था। मेनली अभी तक जो है खेती जो है स्टार्ट नहीं हुई थी, खेती का कोई महत्व नहीं था इस संस्कृति में। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो है ज़मीन की भी कोई वैल्यू नहीं थी अब तक, क्योंकि घुमक्कड़ ज़िंदगी थी इनकी, और ज़मीन को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। ज़मीन का कोई अभी तक कोई ऐसा खास मूल्य नहीं था। यहाँ पे जो है विनिमय मूल्य पर आधारित जो है विनिमय प्रणाली थी, मूल्य पर आधारित। विनिमय मूल्य पर आधारित जो है वो क्या होता है उसको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे जो है अब तक कोई भी सिक्के या कॉइन नहीं थे, और ना ही कोई भी मतलब रुपया था। यहाँ पे जो है भी अदला बदली जो है वस्तु के बदले में होती थी, मतलब एक सामान के बदले दूसरा, उसको बोलते हैं विनिमय पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। किस तरह की इकोनॉमी थी इनकी? विनिमय पर आधारित अर्थव्यवस्था। मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को, वस्तु के बदले वस्तु। जैसे मतलब हम इसको एक ऐसे समझते हैं कि अगर मान लिया मुझे कुछ खाने का सामान चाहिए, तो उसके बदले मैं आपको कुछ और सामान दे दूंगा। जैसे अनाज के बदले मैंने चावल दे दिए, इस तरह का, मतलब कुछ भी फल दे दिया, कुछ भी और सामान दे दिया जैसे। तो इस तरह पर आधारित ये संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति। और यहाँ पर जो सबसे मूल्यवान वस्तु समझी जाती थी, सबसे ज़्यादा मूल्यवान जो वस्तु थी वो गाय थी। गाय का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट कर बता दूं कि वैदिक संस्कृति को समझने और पढ़ने के लिए जो हमारे पास एकमात्र स्रोत है, एकमात्र स्रोत जो है इस संस्कृति को समझने का, वह है हमारे पास ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसी के आधार पर जो है, जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस वैदिक काल को समझने के लिए हमारे पास जो भी ऋग्वेद में लिखा हुआ है वही इसका ऐतिहासिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सिर्फ एकमात्र स्रोत है हमारे इस समय 1500 BC के समय पर। हम पढ़ रहे हैं 1500 BC से 1000 BC तक का जो समय है उसको। तो यहाँ पे छोटे छोटे जन थे, कबीले में लोग रहते थे, और एक दूसरे के कबीले से हमेशा युद्धरत थे, मतलब एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इस कबीले पर कब्जा कर लिया, कभी उस कबीले पर कब्जा कर लिया। इस तरह जो है एक दूसरे के ऊपर जो है आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करते रहते थे। अभी तक जो है भूमि का इम्पोर्टेंस नहीं था, क्योंकि ये लोग खेती ज़्यादा नहीं करते थे, खेती को भी प्रॉपर एक स्थायी जीवन नहीं था इनके जीवन में, स्थायित्व की भावना नहीं थी। कुछ चीज़ें और समझा देता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के अंदर
मैंने अभी बताया कि जो छोटे छोटे जन थे, कबीले थे, उनको जन बोलते थे। और हमेशा ये प्रयास रहता था कि एक जन जो है वो दूसरे जन या दूसरे कबीले को जो है अपने अंडर में ले ले। और कबीले का जो मुखिया होता था उसको बोलते थे राजन। राजन हेड होता था, हेड ऑफ फैमिली, जिसको बोलते थे। कबीले का जो प्रमुख था उसको क्या कहते थे? राजन। और बाद में राजन से ही फिर राजा का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है उत्तर वैदिक काल में, जब हम पढ़ेंगे। अभी जो समय पीरियड हम समझ रहे हैं वो है 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। यहाँ इस समय के बीच में सिर्फ एक ही वेद लिखा गया, ऋग्वेद। और उसी ऋग्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो इस समय लिखा गया। और बाद के जो 3 वेद हैं, इसके बाद और 3 इंपॉर्टेंट वेद हैं, जैसे कि अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, मतलब अथर्ववेद, ये तीनों जो है बाद में लिखे गए उत्तर वैदिक काल में, ये वाले। इस समय तक सिर्फ एक ही वेद था। इसी के आधार पर जो है यहाँ की जानकारी हमें मिलती है। तो देखिए, जैसे एक जन दूसरे जन को मिलाएगा तो 2 जन आपस में मिलेगा। मान लीजिए एक जन ये है, दूसरा जन ये है। जन मतलब कबीला, एक कबीला ये था। बाद में फिर क्या हुआ, दोनों कबीले एक जगह मर्ज हो गए। जैसे मान लीजिए यहाँ के राजन ने यहाँ के दूसरे जन के कबीले पर कब्जा कर लिया। तो जब दोनों जन आपस में मिल जाएंगे तो फिर इसको बोलने लगे जनपद। क्या बोलने लगे? जनपद। एक जन प्लस जन, ऐसे जो कॉन्सेप्ट है जनपद का फिर आया जनपद। और सपोज करो बहुत सारे कबीलों को मिलाकर जब मान लिया दूसरा जनपद बना, तो जब एक जनपद भी दूसरे जनपद में मतलब मिल गया तो फिर इससे बने यहाँ पे महाजनपद। महाजनपद, जैसा कि हमें प्राचीन भारत में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने? 16 महाजनपदों का। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की बुद्धिस्ट बुक है, जिसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो ये टेक्स्ट है, इसमें जो है हमें सबसे पहले जो है 16 महाजनपदों के उल्लेख मिलता है कि उस समय प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। जैसे एग्जाम्पल से समझे अगर हम, जैसे कि मगध, कुरु, कंबोज, गांधार, विराटनगर, मतलब इस तरह के जो है टोटल 16 महाजनपद थे। और फिर बाद में जो है महाजनपद, जैसे महाजनपदों के बीच में भी फिर वर्षच्चु को लड़ाई हुई, और मगध जो है एक विशाल महाजनपद, जो है 16 महाजनपद आपस में जब मिल गए तो फिर ये एक साम्राज्य कहला, मगध साम्राज्य। सबसे पहले जो सबसे बड़ा साम्राज्य बना, जैसे महाजनपद के अंदर हम महाजनपद मिलाएंगे तो फिर इससे निर्माण होता है एक साम्राज्य का। साम्राज्य इस तरह का है। आप इसको जो है अच्छी तरीके से इस चित्र के द्वारा समझना। मैं आपको एक दूसरा चित्र बना के दिखाता हूँ। इसको समझना कि जन से बने जनपद, और जनपदों से मिलकर बना महाजनपद, और फिर महाजनपदों से मिलकर बना साम्राज्य। मतलब इस तरह आपस में जो है बढ़ते गए। ये कबीले थे, आपस में कबीले मिले तो जनपद, फिर आपस में 2 जनपद मिले तो महाजनपद, और महाजनपद से फिर साम्राज्य। और भारत के अंदर जो सबसे पहला साम्राज्य हम देखते हैं मगध साम्राज्य। भारत का सबसे पहला साम्राज्य था मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य जो है सबसे पहला साम्राज्य हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे वंश हुए, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। और सबसे जो चक्रवर्ती सम्राट हुआ है भारत का सबसे पहला, चंद्रगुप्त मौर्य, वो मगध साम्राज्य के थे, जिसको हम बोलते हैं जो मौर्य साम्राज्य था। सम्राट अशोक, जिनके पुत्र थे सम्राट अशोक, मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे पहला साम्राज्य बना। तो जो आज की वीडियो है इसको हम कल जो है कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता
वैदिक संस्कृति की थोड़ी समझ विकसित हुई होगी। इस प्रकार जो है मैं आपको पूरा इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो है अपने चैनल पर पूरा तैयार कराऊंगा। RO का एग्ज़ाम जैसे जनवरी में होगा तो उससे पहले हम आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर सब क्लासें आपके लिए निःशुल्क हैं बिल्कुल, और आपको जल्दी जो है हमारे चैनल पर प्रॉपर मैथ और रीजनिंग की क्लासें भी सुशील सर के द्वारा दी जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, हम आपका पूरा सिलेबस जो है अपने चैनल पर कंप्लीट कराएंगे और आपको आपकी सफलता ही हमारे चैनल की सफलता होगी, हमारी सफलता होगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रख के पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।